हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, और इन सिंपल वर्ड्स बॉन्ड मीन्स फोर्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। यानी दो एटम के बीच जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो एक कंपाउंड बनाते हैं तो ऐसे फोर्स को कहते हैं हम बॉन्ड। और इन सिंपल वर्ड्स दो एटम आपस में किस फोर्स से जुड़े हैं उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं? व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड, ये समझते हैं हम अब डिटेल में। सी, एलिमेंट चाहे कोई भी हो, इट ऑलवेज ट्राई टू बी स्टेबल। एलिमेंट हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, और कभी कभी शेयर भी करते हैं टू अटेन देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एंड नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो वो स्टेबल होते हैं। एंड केमिस्ट्री में स्टेबल का क्या मतलब होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा हो। एंड नोबल गैस ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं, वो इनर्ट होते हैं या को अनरिएक्टिव होते हैं। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे डोंट टेक पार्ट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। और दूसरे एलिमेंट्स जो नोबल गैस नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। किसी में 1 होते हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 7, एंड दे कैन लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आर केमिकली रिएक्टिव। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे फॉर्म बॉन्ड। और ये जो एलिमेंट्स के बॉन्ड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं वो भी कवर करना है हमें। तो पहली है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड, कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। एंड थर्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और ये तीनों बॉन्ड को एक एक करके डिटेल में समझना है हमें। सो पहली इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय transfer of one or more electrons from the atom of metallic electropositive element to an atom of a non-metallic electronegative element। यानी आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब दो एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे हो और उसमें से एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। एंड मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, एंड नॉन मेटल दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड there is one more term involved which is called electrovalency. The number of electrons donated or accepted by the valence shell of an atom of an element so as to achieve stable electronic configuration is called electrovalency। यानी अगर किसी भी एलिमेंट की एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रही है टू बिकम स्टेबल, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड ये इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कौन सा सेल से होता है? सो वैलेंस सेल। ओके, याद रखना, वैलेंस सेल से ही इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया जाता है। वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम। एंड अगर नहीं समझ में आई तो एग्जांपल से हम समझेंगे थोड़ी ही देर में, बट एग्जांपल से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंडीशन क्या होते हैं। आई मीन कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहली बात, अगर एलिमेंट मेटल है तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए। एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और इन सिंपल वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। देखो, मेटल्स क्या होता है? मेटल्स जनरली वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर दे। यानी अगर मेटल्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगी तो वो बहुत ही इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे सोडियम, it loses electron very easily। And secondly, electron affinity। What is electron affinity? ये भी है amount of energy which is liberated or required when an electron is added। इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन है, इस बॉन्ड में जो दूसरा एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है विच इज अ नॉन मेटल, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। यानी हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ नॉन मेटालिक एटम, ग्रेटर द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एनायन। ओके, या कैट आयन होता है पॉजिटिव आयन, जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल देखा, Na प्लस पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैट आयन एंड एन आयन इज नेगेटिव आयन, जैसे Cl माइनस। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7।
स्टेबिलिटी के लिए चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन व्हेन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Cl-, और जहां एलिमेंट्स नेगेटिव आयन बनाते हैं वैसे आयंस को कहते हैं एनायन। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होती है जनरली नॉन मेटल्स की, बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से एनायन या नेगेटिव आयन फॉर्म होते हैं। तीसरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाई होनी चाहिए। जैसे सोडियम की अगर देखें तो सोडियम होता है Na+ एंड क्लोरीन होता है Cl-। अब क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हाई होता है, इसी चलते आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इन सिंपल टर्म्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन। सो ये 3 कंडीशन है जिनकी वजह से आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब बढ़ते हैं आगे एग्जांपल्स की तरफ। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर इसे डिटेल में समझे तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा सोडियम? स्टेबल होने के लिए ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। नाउ सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बन जाएगा पॉजिटिव आयन Na+। ओके, एंड सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन विच इज अ नॉन मेटल, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। और ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया अगर क्लोरीन गेन कर ले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,8। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, आई मीन 1 मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल बिकम Cl-, राइट। तो यहाँ पे सोडियम का जो प्लस आयन है और क्लोरीन का जो नेगेटिव आयन है दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, आई मीन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बीइंग पॉजिटिव इन नेचर एंड क्लोरीन बीइंग नेगेटिव इन नेचर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों के बीच आ गई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनता है। एंड सेकेंडली देखो आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। सोडियम बीइंग पॉजिटिव आयन, क्लोरीन बीइंग नेगेटिव आयन, तो यहाँ प्लस Na+ एंड Cl-। ओके, ये आयंस हैं, राइट। व्हाट आर आयंस? आयंस आर चार्ज्ड एटम। तो पहले ये आयंस बने, उसके बाद इन्होंने बॉन्ड बनाया एक दूसरे के साथ, तो इस तरह से बनता है आयोनिक बॉन्ड। यही कारण है कि इसे आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। So we can understand it like this also. When an electron is transferred from the valence shell of metals to the valence shell of, and after that a strong electrostatic force developed between them, that force is called electrovalent bond. And यहाँ पे जो ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट ट्रांसफर हुई है, यानी सोडियम ने यहाँ पे क्लोरीन को पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसे वो मांगने नहीं जा रहा है। लो भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तुम ले लो। एंड क्लोरीन ने कहा हाँ हाँ ठीक है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, आई नीड दैट इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम ने इस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर किया क्लोरीन के पास, तब जाके ये बॉन्ड बनी। सो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहाँ से कहाँ? फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ मेटल टू द वैलेंस शेल ऑफ नॉन मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बनाए दोनों की या फिर लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो सोडियम के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na इसको ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने दे दिया क्लोरीन को, तो यहाँ पे सोडियम का प्लस एंड क्लोरीन का माइनस दोनों ने मिलके बना लिया NaCl। ओके, जनरली मेटल्स के पास वैलेंस शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या 3। जैसे सोडियम पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस शेल में, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन होते वैलेंस शेल में। तो मेटल्स के पास जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं वैलेंस शेल में। नॉन मेटल के पास 4 5 6 7 होते हैं। वैसे 4 इलेक्ट्रॉन वाले आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, 5 से स्टार्ट होता है, 5 6 7, वो भी देखेंगे हम। अब नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम
एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ओके, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को डोनेट कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक ही क्लोरीन है तो एक और बना लो क्लोरीन 2,8,7, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8 एंड मैग्नीशियम पे जो चार्ज आया वो आया 2+ का। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो ये वाली क्लोरीन हो गई Cl- और दूसरी वाली क्लोरीन भी हो गई Cl- क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक क्लोरीन इधर से आ गया और एक क्लोरीन इधर से आ गया। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा मैग्नीशियम और क्लोरीन के एटम के बीच। तो यहाँ भी बन गया आयोनिक बॉन्ड। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आउटरमोस्ट शेल से और बन जाएगा Mg2+। एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2,6। नाउ मैग्नीशियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो अगर ऑक्सीजन को दे दे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। ओके, एंड ऑक्सीजन विल बिकम O2-। Magnesium with 2 positive charge and oxygen with 2 negative charge will develop electrostatic force in between them and it will form MgO. Here is one more important concept जो समझना बहुत जरूरी है। पहला बात, here electron is lost by magnesium and electron is gained by oxygen, and in chemistry loss of electron is said to be oxidation and gain of electron is called reduction। और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस में जहाँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो विच मीन्स एट द सेम टाइम हो, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच तो वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन भी होता है। एंड NaCl के केस में भी यही था, सोडियम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन्ड इलेक्ट्रॉन। MgCl2 के केस में भी मैग्नीशियम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू आई एम गिविंग यू फ्यू टास्क, आप ये ट्राई करो। इनके बीच का बॉन्ड ZnCl2 सेकेंड, CaO थर्ड, KBr। जिंक क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, इन तीनों के बीच के आयोनिक बॉन्ड बना के देखो। अब समझते हैं आयोनिक कंपाउंड। इन सिंपल वर्ड्स आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड से बने होते हैं। ठीक है, और डिफिनेशन ये भी ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली, आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट्स। और ऐसा क्यों, ये भी समझो। जैसे कि एग्जांपल कंसीडर करते हैं NaCl, और अभी हमने देखा NaCl बना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो Na+ का और Cl- का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसे ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है ये बॉन्ड ब्रेक करने में, तभी जाके ये बॉन्ड टूटती है और तभी जाके ये मेल्ट हो पाते हैं या बॉइल होते हैं। नेक्स्ट है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। वैसे तो ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो आयंस हैं वो बहुत पास होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये NaCl दोनों के जो एटम्स हैं क्लोजली अटैच होते हैं। जिस किसी भी मैटर में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। एंड व्हाट इज ब्रिटल, विच कैन बी इजिली ब्रोकन। हार्ड तो होते हैं बट इजिली तोड़े जा सकते हैं। थर्डली, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे देखे होगे सोडियम क्लोराइड जो है इट इज इजिली डिसॉल्व्ड इन वाटर,
but insoluble in organic solvent. In water, organic solvents like CCl4, carbon tetrachloride, is an organic solvent. और ये देखेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड में, what is CCl4. And next is they conduct electricity when dissolved in water. अब ऐसा क्यों? Why they conduct electricity only when dissolved in water or molten state, जो भी कह लो. अब यहीं से समझ लो, सोडियम क्लोराइड से ही, I mean NaCl से. अब देखो, सोडियम का जो प्लस चार्ज है और क्लोरीन का जो माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है स्ट्रांगली. जब इसे पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे. एंड डिसोसिएट क्या होता है? व्हेन वी डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर, उनमें जो आयंस थे वो टूटने लग जाते हैं और आयंस अलग हो जाते हैं, यानी Na+ अलग एंड Cl-. अब यहाँ पे आयंस आ गए एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड देखेंगे हम भी ये इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में. ओके, यही कारण है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का. आयोनिक कंपाउंड के जो बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर दो तो फ्री आयंस होंगे ट्रेवल करने के लिए. एंड दिस फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट में भी बॉन्ड वीक हो जाती है आयोनिक कंपाउंड्स की. नाउ नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड. इसे हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं. एंड ये बनता है नन मेटल और नन मेटल के कॉम्बिनेशन से, जैसे H2O. वाटर इज फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. एंड होता क्या है कोवेलेंट बॉन्ड? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. यानी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करते, बट वो जनरली आपस में, I mean दूसरे नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और बना लेते हैं एक बॉन्ड, जिसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड. एंड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है म्यूचुअल, I mean म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड यहाँ पे जो टर्म यूज होती है वो कोवैलेंसी, विच मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच एन एटम शेयर्स विथ वन और मोर एटम्स of the same kind or different kind to achieve stable electronic configuration is called covalency. आयोनिक में हमने देखा था इलेक्ट्रोवैलेंसी और यहाँ चलती है कॉन्सेप्ट कोवैलेंसी की, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन मेटल्स आपस में शेयर करते हैं या एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं स्टेबल होने के लिए, उसे कहते हैं हम कोवैलेंसी. तो ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तब जाके बनता है कोवैलेंट बॉन्ड. और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसे हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही हाइड्रोजन की एक. ओके, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ. इन दोनों ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर ले और डुप्लेट कंप्लीट कर लिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन विथ वन इलेक्ट्रॉन इच. अब दोनों हो गए स्टेबल और बना लिया H2 मॉलिक्यूल. तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया उसे कहते हैं हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड. जैसे H2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल. अब समझते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने देखा एग्जांपल हाइड्रोजन का, वैसे एक और एग्जांपल है क्लोरीन का. क्लोरीन और डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7. क्लोरीन कंबाइन कर जाएगी दूसरे क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7. अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ म्यूचुअली शेयर कर लेगा, I mean दूसरे एटम के साथ म्यूचुअली शेयर कर लेगा. और अगर इसे क्लोज करें तो देखो लेफ्ट साइड वाली क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8. एंड ये भी ऐसा ही कुछ, इसकी भी हो गई 8. दोनों हो गए स्टेबल और इन्होंने बना लिया Cl2 क्लोरीन की मॉलिक्यूल. यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर दोज कोवेलेंट बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली. एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे दो नॉन मेटल्स. जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, तो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6. वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे क्लोरीन, जैसे Cl2 हो गई तो Cl दूसरे Cl के साथ आ गई. एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये एक लाइन है तो दे आर म्यूचुअली शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन. दूसरी समझते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कंबाइन करेगी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, I mean दूसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ 1 2 3 4
5 6। अब लेफ्ट साइड वाली ऑक्सीजन देखो, यहाँ से ऐसा, इसकी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ से कुछ ऐसा, दूसरे वाली ऑक्सीजन की भी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों हो गए स्टेबल, दोनों ने म्यूचुअली शेयर कर लिया 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, इसे हम O2 भी लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है म्यूचुअली, जैसे नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, कंबाइन करेगी दूसरी नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन कंबाइन करेगी इसके साथ, आई मीन शेयर करेगी इलेक्ट्रॉन, एंड ये नाइट्रोजन एटम पहले वाले नाइट्रोजन एटम के साथ इस तरह से कुछ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो हुई है 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसने बना लिया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो पहली है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दोनों एटम्स की हाई होनी चाहिए। जैसे क्लोरीन जब क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा था, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होता है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होता है, बिकॉज क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है हाई, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल से हम नहीं निकाल सकते इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होती है बिकॉज दे कैन इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Now what is electronegativity? Ability to pull electron towards itself is called electronegativity. And second is electronegativity difference. दो एटम जब कंबाइन कर रहे हो या शेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल या लीस्ट होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के। बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। मीथेन। मीथेन होता है CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं मीथेन की स्ट्रक्चर। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन ने शेयर किया इसके साथ, ये हाइड्रोजन ने इसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ, एंड ऊपर वाली हाइड्रोजन इसके साथ। तो हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल, ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है वो। एंड कार्बन की देखो 4 तो थे ही उसके पास, अब ये 1 2 3 4, तो कार्बन की भी हो गई 8, काउंट कर लो, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बना लेगा, कार्बन तो थे ही 1 2 3 4, बिकॉज बोथ द एटम्स आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन, सो दे फॉर्म्ड CH4 विच इज मीथेन। अब समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे ले लो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, C1 2 3 4। क्लोरीन के पास भी तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इन्होंने बनाया Cl 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 एंड टुगेदर दे फॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और भी एग्जांपल है, जैसे CHCl3। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। हाँ, वही वाला मूवी वाला क्लोरोफॉर्म। अब देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर सकता है, लेकिन इस बार एक साइड हाइड्रोजन के साथ कर लिया, अब बचे तीनों साइड क्लोरीन के साथ। तो ये बना CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म। सो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगेन आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप ये कंपाउंड्स ट्राई करो। H2O, दूसरा HCl, ओके, ये दो करो। अब समझते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कोवलेंट बॉन्ड से। सो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके? पहले, इनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होता,
और आयंस नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि कंबाइनिंग एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है. दे आर जस्ट फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दे हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स. सेकेंडली, दे आर सॉफ्ट इन नेचर एंड रिलेटिवली फ्लेक्सिबल. कहने का मतलब ये है कि दे आर सॉफ्ट सॉलिड एंड बहुत सारे कंपाउंड्स तो लिक्विड भी हैं और गैस भी है. ओके, सो देयर फिजिकल स्टेट इज सॉफ्ट सॉलिड्स, लिक्विड और गैस. इसका भी कारण है क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बने हुए हैं एंड मॉलिक्यूल्स इसमें उतने क्लोज नहीं होते एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड. एंड दीज कंपाउंड्स डू नॉट पोजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्योंकि दे लैक आयंस. दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयन. दैट्स व्हाई देयर इज नो आयंस टू फ्लो, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है इनकी सॉल्युबिलिटी पे. वैसे कोवलेंट कंपाउंड के दो सब पार्ट हैं. एक है पोलर कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा नॉन पोलर. नॉन पोलर जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर जो है वो आर सॉल्युबल इन वाटर. एंड समझेंगे वो भी क्यों. सो पहले समझते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स. वैसे कोवलेंट कंपाउंड जिनमें सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं among the combining atoms or two atoms which are combining, such type of compound are called non-polar. जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाइड्रोजन से समझते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन. दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. सो यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्लोरीन में भी, ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6. दूसरी ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे शेयरिंग हुई दो दो इलेक्ट्रॉन की, तो ये बनाई O2. तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो इक्वल है दोनों एटम से. एंड CH4 मीथेन 1 2 3 4 1 2 3 4. यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस वाले कार्बन एटम के साथ. एक ही कार्बन एटम है बट कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है. ये हाइड्रोजन इधर से, ऊपर वाला हाइड्रोजन एंड कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ. इसका मतलब है मीथेन में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है वो म्यूचुअली एंड इक्वली हो रहा है. चारों हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया एंड कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. सो यहाँ पे भी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड. एंड समझते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड. सो पोलर कोवलेंट कंपाउंड में सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दो एटम्स में. जैसे H2O वाटर, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड. अब समझो कैसे. ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6. इधर से आ गया एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इधर से भी आ गया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ. इस हाइड्रोजन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी इसके साथ एक शेयर किया. बट यहाँ पे देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है. और अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो HOH ऐसा बनेगा. इसके पास दो लोन पेयर है. अब यहाँ पे शेयरिंग जो हो रहा है इक्वल है क्या? इक्वली तो नहीं शेयर हो रहा है. अब अमोनिया भी देखो, N इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन. ओके, H H H. HCl का कहानी थोड़ा सा अलग है, ये भी समझो. H एक इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, भले यहाँ इक्वल है. इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है दोनों के बीच. हाइड्रोजन ऐसा, क्लोरीन ऐसा, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्लोरीन का ज्यादा है एंड हाइड्रोजन का कम है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर इसके बाद सल्फर, फिर इसके बाद कार्बन. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है देखो, ऑक्सीजन सेकंड पे है एंड फिर कहीं इसके बाद आएगा हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन नेचर, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींचने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है.
एंड ये कुछ ऐसा दिखने लगता है। कुछ समय के बाद हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और अगर यहाँ भी HCl की बात करें तो देखो, लेट मी रेज दिस फर्स्ट, ये नोट कर लो बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, इन क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड तो बना लिया, बट यहाँ पे क्लोरीन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये भी ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की अपनी ओर खींचेगा और ये कुछ दिखेगा ऐसा। ओके, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई तो इसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है जिसे हम डेल कहते हैं या डेल्टा। H आ जाएगा डेल्टा प्लस प्लस क्लोरीन विल बिकम डेल्टा नेगेटिव। ये जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड को पोलर बनाने में, और ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ओके, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। देखो इसमें स्टार्टिंग में जो बॉन्ड बना था वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड था या कोवलेंट बॉन्ड था, बट धीरे धीरे चल के क्लोरीन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने लगा क्योंकि दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा थी। इन दोनों बना लिए छोटे छोटे चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आयन तो प्रेजेंट नहीं थे, फिर बाद में आयंस बने, फिर टूट गए वो आयंस, तो ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यही डिफरेंस है डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन में। डिसोसिएशन में आयंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बस उन्हें ब्रेक करना होता है, एंड आयोनाइजेशन में पहले चार्ज डेवलप होते हैं उसके बाद वो ब्रेक होते हैं, जैसे HCl। एंड या पोलर कोवलेंट कंपाउंड कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहली बात, क्योंकि अब इनमें चार्ज है, आयंस प्रेजेंट है, सो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। HCl in aqueous state conduct electricity and it is also a good electrolyte. दूसरा, they are soluble in water. तो ध्यान रहे ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनमें बाद में चार्ज आ जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। इंडिया, अब सोच रहे होंगे कि पिछले स्लाइड में हमने एग्जांपल दिया था CCl4 का एंड CH4 का। तो देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर ही होता है। तो कार्बन जब कभी भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा हो वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, और ये हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड भर भर के हैं उस चैप्टर में। ओके, याद रखना कि इन दोनों के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो नहीं होती। कार्बन हाइड्रोजन म्यूचुअली इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, तो ध्यान रखना पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंस। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में भी सॉल्युबल है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। The bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atom but shared by both is called coordinate bond or dative bond. Example, ammonium ion NH4+, hydronium ion H3O+, यानी ऐसे बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच बनते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, बट इसमें जो लोन पेयर होता है, एंड व्हाट इज लोन पेयर, जैसा हमने देखा वाटर का HOH, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए थे शेयरिंग में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं हुए उसे कहते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे इस बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ये जो लोन पेयर है वो कंप्लीटली शेयर हो जाता है किसी एक एटम से। ओके, एंड इस बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट था ही पहले से, एंड एक आयोनिक बॉन्ड भी आ जाता है, वो भी समझेंगे कैसे। तो इसको हम को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो ठीक है बात। ओके, अब समझते हैं कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So first condition is one of the two atoms must have at least one lone pair of electrons, जैसे अमोनिया एंड वाटर, यानी दो एटम जो कंबाइन कर रहे हैं उसमें से एक एटम के पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। जैसे अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया हाइड्रोजन के साथ, एंड 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये बना लिया इसने लोन पेयर। एंड वाटर H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ, एंड ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया
वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। देखो ऑक्सीजन के पास अभी 2 लोन पेयर्स है। तो पहली कंडीशन यही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए। लेट्स मूव टू द सेकंड कंडीशन। अनदर एटम should be sort of at least one lone pair of electron. Example हाइड्रोजन आयन H+। देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। एंड अगर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और बना ले H+ आयन, तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे एटम के पास शॉर्टेज होनी चाहिए लोन पेयर की, या यूं कहें शॉर्टेज होनी चाहिए एटलीस्ट 1 लोन पेयर की। अब समझते हैं एग्जांपल से कि ये फॉर्म कैसे होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल कवर करने हैं हमें। पहले हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O प्लस आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये बनता कैसे वो भी समझते हैं। हमने पढ़ा है एसिड की प्रॉपर्टी, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स H+ आयन। ओके, एसिड को अगर पानी में डिसॉल्व करो तो हाइड्रोजन प्लस आयंस रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयंस क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा, विच लैक्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसे स्टेबल होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। हाइड्रोजन की अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है ऑलरेडी। अब इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही होंगे। अब क्या होगा कि जैसे अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल है, एंड वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर 2 होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर है। अगर इसके पास एक हाइड्रोजन का आयन जाए, पॉजिटिव आयन जाए, तो देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बट इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि लोन पेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो ज्यादा थे इलेक्ट्रॉन, तो उसे शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइड्रोजन को तो चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीजन से मिल गई। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ वो समझो। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने शेयर किया हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हो गया डोनर, एंड हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव आयन थी वो हो गई एक्सेप्टर। यानी ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को, विच इज एक्सेप्टर। तो यहाँ पे डोनर और एक्सेप्टर का भी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये अब जो बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड यहाँ से H+, एंड ये जो डेटिव बॉन्ड होता है उसे हम इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अभी भी है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुई है ऑक्सीजन के साइड से ही हुई है, इसलिए ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं हम कि ऑक्सीजन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर के, उसने हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को दे दिया। एंड पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, पढ़ाया था अभी थोड़ी ही देर पहले, कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, तो ये हो गई हाइड्रोनियम आयन और इसे हम लिखते हैं H3O+, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डेटिव कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एंड नेक्स्ट है एमोनियम आयन। तो मान के चलो कभी को अगर हमें एमोनिया मिलता है, उसके आसपास अगर हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन क्रॉस करता है तो वो बना लेता है एमोनियम आयन NH4+। एंड या वन मोर थिंग, यहाँ पे हमने अभी भी पॉजिटिव इसलिए रखा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है कंप्लीटली ऑक्सीजन की तरफ से हुई है। ये हाइड्रोजन was still the ion when it combined, ओके। तो यही कारण है कि हम H को प्लस के ही फॉर्म में लिखते हैं। कमिंग बैक टू एमोनियम, इसे अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझें, नाइट्रोजन वाटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर यहाँ पे H+ आयन आता है, H+ आयन विच लैक्स 2 इलेक्ट्रॉन या नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है एंड इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा H+ आयन के साथ। तो यहाँ भी नाइट्रोजन जो है अमोनिया से कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बन गया डोनर एंड हाइड्रोजन बन गया एक्सेप्टर, ओके।
तो यहाँ भी कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है बाय नाइट्रोजन एटम एंड ये बना लेगा एमोनियम आयन विच लुक्स लाइक दिस N एक H एक H एक H और ये लास्ट वाला H यहाँ, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो से और ये सिंपल लाइन। ओके, ये बनाया NH4 प्लस। एंड H को प्लस क्यों रखा हमने यहाँ, क्योंकि ये आयन ही था जब कंबाइन हुआ और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही शेयर कर रहा है इसीलिए। या ये जो एरो है कहीं भी बना सकते हो, बस ध्यान रखना कि 3 हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ और एक एरो में रिप्रेजेंटेड हो H प्लस आयन जो शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डिटरमाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा एटम दूसरे एटम के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो किसी को भी एरो से रिप्रेजेंट कर दो, देयर इज नो इश्यू। एंड मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने अभी ऐसा बनाया था, हम ऐसा भी बना सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ इसे पहले वाले स्लाइड में मैंने यहाँ नीचे रिप्रेजेंट किया था एंड यहाँ पे साइड में रिप्रेजेंट किया, तो कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, thing is you should understand the concept. So that was all about this video. See you in next video. Till then, take care.